हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा। आप मेरे साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, हमने सॉल्यूशन के हिंदी मीडियम में क्लासेस स्टार्ट की थी। आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और अब आगे से हिंदी मीडियम की क्लासेस भी आपको रेगुलर मिलने लग जाएंगी। ठीक है, तो उसके बाद हम करेंगे ऐसे ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मतलब दूसरा चैप्टर विद्युत रसायन। उसके बाद करेंगे रासायनिक बलगतिकी, क्योंकि पहले सीबीएसई का तो सिलेबस पहले आ जाता है, क्लियर रहता है कि कौन सा चैप्टर डिलीटेड है, कौन सा चैप्टर डिलीटेड नहीं है। और यूपी बोर्ड में ऐसा नहीं होता है, थोड़ा लेट चलता है इनका काम। तो अब पता चल चुका है कि कौन सा चैप्टर डिलीटेड है, कौन सा नहीं है। तो अब मैं सीक्वेंस से करूँगा। तो जो 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी डाली हुई थी यूपी बोर्ड के लिए, वो चैप्टर ऑलरेडी है। अब थर्ड चैप्टर भी, मतलब थर्ड वीडियो डाल रहा हूँ मैं, उसी को कंटिन्यू करके। तो आप रेगुलर अब रोज़ चैनल पर बने रहिए और वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 3। विलियन लेक्चर नंबर 3। इससे पहले मैंने जो 2 लेक्चर लिए थे उसको एक शॉर्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ आपको। इससे आपको पता चल जाएगा कि हमने ऑलरेडी पहले पढ़ क्या लिया था। लेकिन अगर आपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार फर्स्ट वीडियो और देन सेकंड वीडियो देख लेना। अभी ज़्यादा भी सिलेबस नहीं हुआ है, जब आप उन्हें देख लोगे तो आप उसके बाद इसे देखना। और जो बच्चे जिनको जो कोचिंग लेने में कैपेबल नहीं है, जो कोचिंग नहीं ले सकते, या जो ऐसी जगह पर रहते हैं, गांव में रहते हैं बहुत दूर दूर, जहाँ टीचर्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है, जो हिल एरिया में रहते हैं जहाँ टीचर्स अवेलेबल नहीं है, और वो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उनको ये वीडियो, ये सीरीज़, ये पूरे का पूरा चैनल रेगुलर विजिट करना है। आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, आप कामयाब हो जाओगे अगर रेगुलर आप मेरे सारे लेक्चर्स लोगे। मैं हाई क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जो हिंदी मीडियम में और कोई तो आपको कराएगा ही नहीं, बिल्कुल भी 100%। ठीक है, हिंदी मीडियम में क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ाते हैं, बस काम ख़त्म। जो सीबीएसई का कंटेंट होता है ना, क्वालिटी कंटेंट, मैं वही कंटेंट आपको दूंगा, जस्ट ट्रांसलेट करके। ठीक है, तो सीबीएसई की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर की भी, एग्ज़ाम की भी और एजुकेशन की भी। तो सीबीएसई के कंपैरिजन में दूसरे जो बोर्ड्स हैं वो थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो अब मैं लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करूँगा, उसके बाद लेक्चर 4, ऐसे कंटिन्यू देखते रहना आप। और मैं रेगुलर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको भी कराता रहूँगा। तो पहले मैंने कराया था विलियन। तो विलियन क्या है, तो विलियन है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। अगर कोई पूछे आपसे कि विलियन किसे कहते हैं, तो विलियन होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, तो मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। समांगी मिश्रण वो होता है जिसके प्रत्येक भाग के गुण समान होते हैं। ठीक है, जैसे पानी और नमक। पानी और नमक के प्रत्येक भाग के गुण समान होंगे। पानी को नमक में मिला देना तो प्रत्येक भाग के गुण समान होंगे। और पानी और तेल विषमांगी मिश्रण होगा, तो पानी और तेल विलियन नहीं होगा, लेकिन पानी और नमक विलियन होगा। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। अब विलियन के घटक 2 होते हैं। एक घटक होता है विलायक और दूसरा घटक होता है विलेय। तो विलायक वह होता है जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो। विलियन के अंदर जो घटक अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं, और विलियन में जो घटक कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं। विलियन के अंदर जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं। विलियन में जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं। अब इसके बाद करेंगे हम वर्गीकरण। ठीक, वर्गीकरण, विलियन का वर्गीकरण। तो विलियन का वर्गीकरण, तो विलियन का वर्गीकरण मैंने आपको पढ़ाया था 3 भाग में। विलियन का वर्गीकरण,
अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल होगा, उस टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लेना। जब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे तो आप उस पर मैसेज कर देना या रेगुलर अपने आप उस पर आपको नोट्स मिलते रहेंगे। तो विलेन का वर्गीकरण 3 प्रकार से मैंने सिखाया था। कौन कौन सा? नंबर 1, पहला वर्गीकरण घटक पदार्थों की संख्या के आधार पर। घटक पदार्थों की संख्या के आधार पर, घटक पदार्थों की संख्या के आधार पर। दूसरा, विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर। विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर, यह विलयन की अवस्था के आधार पर। और साथ के साथ नोट्स बनाते रहना, लिखते रहना, ठीक है, कभी ना लिखो। नंबर 3, सांद्रता के आधार पर। विलय और विलायक की सांद्रता के आधार पर। तो सांद्रता के आधार पर ये ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हो गए, मैं बस शॉर्ट में इसको रिवाइज करा रहा हूँ। तो घटक पदार्थों की संख्या के आधार पर ये होते हैं विलयन, द्विआधारी विलयन, द्विआधारी विलयन। इसका दूसरा नाम और भी है, इसे द्विअंगी विलयन भी कहते हैं। द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन। तो कोई आपसे पूछे द्विआधारी या द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं? वह विलयन जिसमें 2 घटक होते हैं उसे द्विआधारी या द्विअंगी विलयन कहते हैं। 2 घटक ऐसे, जैसे एक में हो जाएगा जल और जल में मैं डाल दूंगा नमक, तो इसका जो विलयन बनेगा वो द्विअंगी विलयन बनेगा। दूसरा कौन सा होता है? त्रिअंगी विलयन। त्रिअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन कौन से? वे विलयन जिसमें घटक पदार्थ की संख्या 3 होती है, त्रिअंगी विलयन कहलाते हैं। त्रिअंगी विलयन में कौन कौन आ जाएंगे? जैसे जल डाल दिया और उसमें आपने नमक डाल दिया और उसमें आपने चीनी डाल दी, तो अब इसमें घटक कितने हो गए? 3 हो गए, ये त्रिअंगी विलयन। उसके बाद आ जाते हैं चतुर्थ अंगी, या इसे बोल देते हैं बहुअंगी विलयन। बहुअंगी विलयन वे विलयन कहलाते हैं जिसमें घटक पदार्थों की संख्या 3 से अधिक होती है। तो घटक पदार्थों की संख्या 3 से अधिक, जैसे जल, चीनी, नमक, ठीक, इसमें नींबू डाल दो, साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड। अभी 4 हो गई, ये क्या हो जाएंगे? बहुअंगी विलयन। तो अवस्था के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं विलयन। एक होता है ठोस विलयन, दूसरा होता है द्रव विलयन, तीसरा होता है गैसीय विलयन। ठोस विलयन, द्रव विलयन, तीसरा होता है गैसीय विलयन। गैसीय विलयन। तो ठोस विलयन कौन सा विलयन होता है? तो वह विलयन जिसमें विलायक ठोस हो, वह विलयन जिसमें विलायक ठोस हो, जिसमें विलायक ठोस हो, जिसमें विलायक ठोस होता है उसे बोलते हैं ठोस विलयन, जिसमें विलायक ठोस हो, ठोस विलयन कहलाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ये तो हो जाएगा विलायक, ये हो जाएगा विलेय और ये हो जाएगा उदाहरण इन तीनों का। अब देखो, इसमें विलायक क्या होगा? ठोस। विलायक क्या होगा? ठोस। और विलायक क्या होगा? ठोस। तो अगर विलायक हर बार ठोस होगा तो ठोस विलयन बनेंगे। इसकी जो प्रकृति होती है वो विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। विलेय ठोस भी हो सकता है, विलेय द्रव भी हो सकता है और विलेय गैस भी हो सकता है। तो जब ठोस कोई ठोस में मिला हुआ हो, ऐसा विलयन होता है ठोस विलयन। जो द्रव ठोस में हो जब भी ठोस विलयन, और गैस ठोस में हो जब भी ठोस विलयन। तो मतलब कोई द्रव है, ठोस है, गैस है, वो किस पर निर्भर करता है? वो विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है। जैसे जिंक धातु और कॉपर धातु दोनों ही ठोस हैं, तो इनका जो एग्जाम्पल है, मिश्र धातु जो बनेगी
वो उदाहरण होगी ठोस विलयन का। ठीक है, जिंक में मरकरी मिला दो तो जिंक है सॉलिड, मरकरी है लिक्विड, मतलब ठोस में द्रव, तो ठोस ही बना रहेगा ये। और एक ले लेते हैं हम निकिल, निकिल ठोस है और हाइड्रोजन गैस है, तो निकिल और हाइड्रोजन ये बन जाएगा आपका ठोस विलयन। तो द्रव विलयन भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। तो द्रव विलयन वे विलयन होते हैं जिसमें विलायक द्रव हो, जिसमें विलायक द्रव हो, तो वह विलयन जिसमें विलायक द्रव हो। तो अगर विलायक द्रव है तो वो द्रव विलयन कहलाता है। तो द्रव विलयन भी 3 प्रकार के होते हैं, मैंने बता दिए थे ऑलरेडी आपको। ठीक है, ये 3 होते हैं, जब विलायक द्रव होगा, जब विलायक द्रव होगा, जब विलायक द्रव होगा। लेकिन विलय ठोस हो सकता है, विलय द्रव हो सकता है, विलय गैस हो सकता है। तो ठोस द्रव में जब घुला हो ऐसा उदाहरण कौन सा है? तो ठोस द्रव में घुला हो ऐसा उदाहरण कौन सा है? तो पानी, मतलब जल मीन्स H2O में नमक डाल दो तो ये जल में नमक ठोस द्रव में घुला हुआ होता है। द्रव में द्रव, तो जल होता है द्रव और इसमें डाल दो एथेनॉल, दोनों ही द्रव होते हैं। तो एथेनॉल और द्रव का मिक्सचर जो बनेगा ये बनेगा तुम्हारा द्रव विलयन। और जल में अगर CO2 गैस पास कर दूं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो कोल्ड ड्रिंक बन जाएगी, ये हो जाएगा द्रव विलयन। तो गैसीय विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलायक गैस हो, वह विलयन जिसमें विलायक गैस हो, जिसमें विलायक गैस हो। और जिसमें विलायक गैस होता है उसे गैसीय विलयन बोलते हैं। ये भी 3 होते हैं। ठीक है, ये भी 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3? विलायक, गैस, गैस, गैस। अब विलय क्या हो सकता है भाई? विलय कुछ भी हो, हमें विलय से मतलब नहीं है। विलय तो ठोस भी हो सकता है, विलय द्रव भी हो सकता है और विलय गैस भी हो सकता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण कौन सा बन जाएगा? जैसे आप कपूर को बर्न करोगे तो कपूर गर्म करने के बाद सीधे वायु में चली जाएगी, तो वायु और कपूर का मिक्सचर बनेगा गैसीय विलयन। ठीक है, अब वायु में आप देखोगे जो जल के कण हैं वो हमेशा उपस्थित होते हैं, ये भी गैसीय विलयन होता है। तो वायु में जो नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस होती है, ये भी गैसीय विलयन है। तो ये हमारे प्राकृतिक भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन। अब सांद्रता के आधार पर विलयन बताता हूँ। तो सांद्रता के आधार पर ये बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 तनु विलयन है। तनु विलयन वो होता है जिसमें विलय बहुत कम मात्रा में उपस्थित हो, जिसमें विलय बहुत कम हो, विलय अत्यंत कम मात्रा में हो, विलय बहुत कम हो। जब विलय बहुत कम होता है तो उसे तनु विलयन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अपोजिट, तनु विलयन के अपोजिट एक दूसरा विलयन होता है, उसे बोलते हैं हम सांद्र विलयन। तो सांद्र विलयन वो होता है जिसमें विलय अधिक मात्रा में उपस्थित हो, विलय तनु के कंपैरिजन में अधिक मात्रा में उपस्थित हो, उसे बोलते हैं हम सांद्र विलयन। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 3 असंतृप्त विलयन। तो असंतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें हम और विलय की मात्रा घोल सकते हो, जिसमें विलय की और मात्रा अधिक घुल सके, जिसमें विलय की मात्रा घुल सके या विलय घुल सके, जिसमें विलय घुल सके। जैसे पानी लिया आपने, पानी में 1 ग्राम चीनी डाल दी और 1 ग्राम डाल दी तो वो घुल रहा है उसके अंदर, जब उसमें घुलता रहेगा तो असंतृप्त विलयन होता है। ठीक है, अब जब तुम उसमें डालते रहोगे पानी में बार बार चीनी, तो एक टाइम ऐसा आएगा पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कि वो उसमें घुलना बंद हो जाएगा। और जब वो उसमें घुलना बंद हो जाए तो उसे बोलते हैं हम संतृप्त विलयन। तो जिसमें विलय घुलना बंद हो जाए, विलय ना घुल सके, जिसमें विलय ना घुल सके, उसे बोलते हैं हम संतृप्त विलयन। तीसरा होता है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन। तो अति संतृप्त विलयन कौन सा होता है? वह विलयन जिसमें
विलेय संतृप्त वाले से अधिक हो, इसमें विलेय संतृप्त वाले से अधिक हो, संतृप्त विलयन से अधिक हो। मतलब संतृप्त के लिए चाहिए होता है 5 ग्राम और आपने उससे ज़्यादा डाल दिया तो कुछ उसमें नीचे जाके सेटल हो जाएगा। जब वो नीचे जाके सेटल हो जाएगा उसे बोलेंगे हम संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। संतृप्त से अधिक हो जाएगा तो उसे बोलेंगे हम अति संतृप्त विलयन। उसके बाद आ जाओ आप मानक विलयन। तो मानक विलयन वो होता है जिसकी सांद्रता हमें ज्ञात हो, जिसमें ये पता हो कौन कितना है। तो जिसमें जिस विलयन की सांद्रता ज्ञात हो, जिस विलयन की सांद्रता ज्ञात हो वह कहलाता है मानक विलयन। जिस विलयन की सांद्रता ज्ञात हो उसे कहते हैं मानक विलयन। उसके बाद आ जाओ अज्ञात विलयन। अज्ञात विलयन वह विलयन होता है जिसकी सांद्रता ज्ञात हो, मतलब जिसकी सांद्रता ना पता हो। तो वह विलयन जिसकी सांद्रता अज्ञात हो, जिसकी सांद्रता अज्ञात हो, जिसकी सांद्रता ना पता हो, मतलब ये नहीं पता कि कितना इसमें जल है कितना इसमें नमक है, तो ये अज्ञात हो जाएगा। अगर ये पता हो कितना जल है कितना नमक है तो वो ज्ञात हो जाएगा। और लास्ट जलीय विलयन। तो जलीय विलयन वह होता है जिसमें विलायक जल हो। विलयन बहुत सारे बन सकते हैं लेकिन जिसमें विलायक जल हो वो जलीय विलयन होता है। जिसमें विलायक जल हो, जिसमें विलायक जल हो कौन सा विलयन कहलाता है? जलीय विलयन। तो ये हो गया हमारा विलयन का वर्गीकरण। मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बनवाए थे, फर्स्ट लेक्चर से देखना। ये तो मैं रिवाइज करा रहा हूँ इसलिए क्या पता आपको थोड़ा सा कम समझ में आए। अगर समझ में आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सभी बच्चों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मान लो आप खुद नोट्स नहीं बना पा रहे या आपके स्कूल में नोट्स नहीं बनवाते टीचर्स, और आपको बहुत ही हाई क्वालिटी में सारा कंटेंट चाहिए, जैसे कि नोट्स बहुत अच्छी क्वालिटी में चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप इस नंबर पर 50 रुपीज़ पे कर सकते हो, ओनली 50 रुपीज़। जब आप इस नंबर पर 50 रुपीज़ पे करोगे तो आपको एक चैप्टर का पूरा कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट भेज देना व्हाट्सएप पर इसी नंबर से, ठीक है। तो आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे और सारी वीडियोस तो लगातार आपको मिलती रहेगी। मतलब केवल ये मान लो आपको 50 रुपये में पूरा चैप्टर हो जाएगा आपका, ठीक है। वैसे अगर कहीं ट्यूशन लगाओगे तो कम से कम 500-700 रुपये वो पर मंथ आपसे चार्ज करेंगे, और 500 रुपये में आपकी पूरी की पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, सारे के सारे 10 के 10 चैप्टर, ठीक है। तो जैसे ही मैं ये पढ़ा रहा हूँ और यही लिखे हुए नोट्स मैं आपको दूंगा, फिर उन्हें आप फोटोकॉपी करा के अपने पास रख लेना और साथ के साथ पढ़ते रहना, लेक्चर से क्लियर हो जाएगा। जब सामने मैं यही पढ़ाऊंगा और वही वहीं लिखा होगा, बस आपको क्या करना है, याद लर्न करना है सामने लिखा हुआ, कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना। केवल जो पीडीएफ भेजूंगा मैं आपको, वो आपको पीडीएफ फोटोकॉपी आप उसके निकलवा लेना, ठीक है। चलिए 50 रुपये किसी भी ऐप से कर देना, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, जो भी आपको ठीक लगे। जाने वाले लौट कर तू आया क्यों नहीं, आऊंगा मैं लौट कर तू आया क्यों नहीं, कोई वादा तूने। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के तरीके, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। नंबर 1, द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत मैं साथ के साथ बता रहा हूँ। किसी 100 ग्राम मतलब 100 ग्राम विलयन में
विलेय की जितनी मात्रा उपस्थित होती है उसे बोलते हैं हम उसके घटक का द्रव्यमान प्रतिशत। आयतन प्रतिशत 100 ml विलियन में, विलियन होना चाहिए 100 ml विलियन, यहाँ है 100 ग्राम विलियन। 100 ग्राम विलियन में किसी घटक की मात्रा को उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। 100 ml विलियन, 100 ml विलियन में किसी घटक के आयतन को उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। उसके बाद होता है शक्ति। शक्ति को एक और बोलते हैं, उसका नाम है प्रबलता। तो प्रबलता होती है किसी 1 लीटर विलियन में उपस्थित ग्राम की में मात्रा। तो ग्राम प्रति लीटर 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को कहते हैं शक्ति। उसके बाद करते हैं मोलरता। मोलरता क्या होती है? किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता कहते हैं। तो मोलों की संख्या होनी चाहिए 1 लीटर विलियन में। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने करा दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 3 यहाँ से। ये सब मैंने तो आपको रिवीजन कराया है। ठीक है, तो लेक्चर 3 यहीं से स्टार्ट है आज, और इसका नाम है, 5th पॉइंट का नाम है मोललता। मोललता, इसको स्मॉल m से दिखाते हैं। ठीक है, तो किसी 1 किलोग्राम विलायक, विलियन नहीं है यहाँ पर, विलायक है, किसी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को जाने वाले लौट कर तू आया क्यों नहीं, आऊंगा मैं लौट के, मैं आया क्यों नहीं। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। हिंदी मीडियम वालों, इंग्लिश मीडियम वालों ने तो कर रखा है सब कुछ, तुम्हारी कमी है, बस थोड़ा सा आप सपोर्ट कर दो, फिर रेगुलर मैं वीडियो लाता रहूँगा, जिससे कि मैं भी मोटिवेट होता रहूँ। मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मोललता कहते हैं। तो मोललता क्या होती है? मोललता होती है, क्योंकि विलियन है मेरे पास, विलियन नहीं, विलायक है मेरे पास 1 किलोग्राम, और उसमें जितने भी विलेय के मोलों की संख्या घुले हुए, मोललता। तो मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान, और द्रव्यमान होना चाहिए किलोग्राम में। ठीक है, तो ये होती है मोललता। अब इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं 1-2। तो मोललता क्या है देखो भाई। चीनी के 250 ग्राम विलियन में चीनी के 250 ग्राम विलियन में, या 250 ग्राम की जगह ठीक सा ले लेता हूँ तो मैं सही से याद हो जाएगा। चीनी के 342 ग्राम विलियन में 42 ग्राम
चीनी उपस्थित है, 42 ग्राम चीनी उपस्थित है। तो भाई मान लो मेरे पास ये है एक बीकर और इसके अंदर एक विलियन है चीनी का, पानी और चीनी का, और ये पूरा का पूरा विलियन है 342 ग्राम और इसमें चीनी है 42 ग्राम। अब बताओ इसमें मोललता क्या है? मोललता ज्ञात करनी है। तो मोललता ज्ञात करने के लिए क्या होना चाहिए? तो देखो भाई, चीनी की मात्रा कितनी है? चीनी की मात्रा, चीनी का भार, चीनी का द्रव्यमान 42 ग्राम, और विलियन की मात्रा कितनी है? विलियन की मात्रा, तो विलियन की मात्रा 342 ग्राम। लेकिन मोललता में क्या होता है? विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान निकालना है आपको। और विलायक का द्रव्यमान कैसे निकालोगे आप? विलियन में से विलय कम कर देना, पूरा विलियन 342 ग्राम, विलय कितना है? 42 ग्राम, तो विलायक आ जाएगा 300 ग्राम। यह आ गया विलायक। अब जो चीनी है, चीनी का फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसका अणुभार की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें इसके मोलों की संख्या निकालनी है। तो इसका अणुभार निकालोगे जब, तो अणुभार देखो कैसे निकालेंगे चीनी का। C12H22O11 342 आएगा इसका अणुभार। तो 12 कार्बन है और कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 प्लस 22 हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का होता है 1, 11 ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन का होता है 16। तो इनके मल्टीप्लाई करके जोड़ देना आपस में, ये आ जाएगा 342। तो चीनी का अणुभार 342 ग्राम पर मोल इसकी यूनिट है। तो क्या होता है फॉर्मूला मोललता का? मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या, मतलब चीनी के मोलों की संख्या, चीनी के मोलों की संख्या, चीनी के मोलों की संख्या बटे में विलायक का द्रव्यमान और वो भी केजी में। तो चीनी के मोलों की संख्या निकालो। मोलों की संख्या होती है भार बटे अणुभार। तो चीनी का भार कितना है? 42। अणुभार कितना है? 342। देखो ये मात्रा और ये रहा अणुभार। विलायक का द्रव्यमान कितना है? विलायक 300। लेकिन ये ग्राम में किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से करोगे डिवाइड। तो मोललता बराबर 42 मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन 342 इंटू में 300। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से यहाँ पे काट दो, 3 कम 3, 3 चौक 12, 140 अपॉन 342। ठीक है, अब 140 को 342 से जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा लगभग 3570 अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 0.4 m आंसर। यह है मोललता। मोललता का एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो यार, नोट कर लिया करो, पॉज करके नोट कर लिया करो। और अगर मुझे रुकना हो करे तो भाई लो बता दिया करो। और मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी मीडियम वालों, मैं फिर आपसे एक बार कह रहा हूँ, एक ही चैनल पर एक ही टीचर से हमेशा पढ़ा करो। ये नहीं है कि कभी किसी की वीडियो देख ली, कभी किसी की वीडियो देख ली, ऐसे नहीं करना चाहिए हमें कभी भी। एक ही टीचर के पास आप स्टेबल रहो, बहुत अच्छे से आप सब कुछ पढ़ लोगे। जो एक वीडियो कहीं देखता है, दूसरी वीडियो कहीं देखता है, वो ज़िंदगी भर परेशान ही रहता है, वो कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो मैं बिल्कुल सीक्वेंस से सारे टॉपिक्स कराऊंगा आपको बहुत अच्छे तरीके से। बस आप चैनल पर बने रहो और अपना सपोर्ट बना के रखो, और ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, ठीक है। शेयर कर दो अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल हैं। आने वाले टाइम में बायोलॉजी के भी क्लास मिलेंगी, फिजिक्स की भी मिलेंगी, मैथ्स की भी मिलेंगी इसी चैनल पर।
मैं ख्वाब कैसे देखूं नए, आंसू मेरे हैं तेरी पलकों तले, सच हो न जाए दुनिया की बातें, खामोश करते ज़माने को के, जाने वाले लौट कर तू आया क्यों नहीं, आऊँगा मैं लौट कर तू आया क्यों नहीं। 10% W/W, W/W का मतलब है द्रव्यमान बटे द्रव्यमान। ग्लूकोज का या ग्लूकोज की मोललता ज्ञात कीजिए, मोललता ज्ञात कीजिए। तो भैया मोललता ज्ञात करनी है, बहुत ही सिंपल है। तो 10% को ऐसे लिखो 10/100, ये 10% का फ्रैक्शन हो गया। अब जो ये ऊपर होता है नंबर, ये होता है हमेशा विलेय की मात्रा, और ये जो नीचे नंबर होता है ये होता है विलयन की मात्रा। तो नीचे हमेशा विलयन होता है, ऊपर विलेय होता है, विलायक नहीं होता है इसमें। तो अगर मैं 10% ले रहा हूँ तो इसका मतलब 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज है। तो 10% W/W अर्थात 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है। तो विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? 100 ग्राम। ग्लूकोज की मात्रा, ग्लूकोज कितना है मेरे प्यारे बच्चों? ग्लूकोज दे रखा है इन्होंने 10 ग्राम, लेकिन हमें तो ना विलयन चाहिए ना विलायक चाहिए, विलेय चाहिए, हमें चाहिए विलायक की मात्रा। भाई नीचे जिससे हम डिवाइड करते हैं वो विलायक चाहिए ना, विलायक की मात्रा। इसे क्या हुआ? मैं नया पेज मैंने कब मंगाया? अपने आप नया पेज आ रहा। विलायक की मात्रा, तो विलायक विलयन में से कम कर दूंगा अगर विलेय, तो विलायक आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 90 ग्राम। तो विलायक की मात्रा है 90 ग्राम। तो भाई निकाल लो मोललता। अब निकाल लेंगे हम मोललता। चलो भाई मोललता, मोललता के लिए मोलों की संख्या निकाली जाती है। मोलों की संख्या के लिए ग्लूकोज का अणुभार पता होना चाहिए। तो ग्लूकोज का अणुभार, तो ग्लूकोज का अणुभार, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। इसका निकाल लेना अणुभार। 6 कार्बन है, कार्बन के मल्टीप्लाई करो 12 में, क्योंकि कार्बन का परमाणु भार होता है 12, हाइड्रोजन इसमें 12 है, इसका 1 होता है, ऑक्सीजन इसमें 6 है और इसका 16 होता है। कर देना मल्टीप्लाई करके ऐड, 180 आ जाएगा, 180, ठीक है, ग्राम पर मोल। तो भाई मोललता, मोललता कैसे निकलती है? ग्लूकोज के मोलों की संख्या, ग्लूकोज के मोलों की संख्या, तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या को डिवाइड कर देना विलायक के द्रव्यमान से। विलायक का द्रव्यमान, और विलायक का द्रव्यमान कितने में होना चाहिए? किलोग्राम में। तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या, ग्लूकोज की मात्रा कितना है? 10। ग्लूकोज का अणुभार कितना है? 180। तो ये तो आ गई मोलों की संख्या। विलायक का द्रव्यमान, विलायक कितना है भाई? 90
इसे ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो, 100 को 1000 से डिवाइड, तो 10 इंटू 1000 180 इंटू 90, तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से एक जीरो कैंसिल, 100 अपॉन 162 डिवाइड कर देना 100 को 160, 16 96, 0.61 m मोलरता, मोल पर किलोग्राम। तो ये क्वेश्चन है मोलरता का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। मैं ख्वाब कैसे देखूं नहीं, आज इसे ख़त्म ही कर देता हूँ मैं। नॉर्मलता, नॉर्मलता को कैपिटल N से दिखाते हम, तो किसी 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। तो नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांक, जैसे मोलों की संख्या होती है ना, बस उसकी जगह पे यहाँ पे आ जाता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे में विलियन का आयतन। यहाँ पे दोबारा से आयतन आ जाता है, सब में आयतन ही है, बस मोललता में आयतन नहीं है। विलियन का आयतन, और आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में। ठीक है, ये है हमारा नॉर्मलता। अब यार आप कहोगे कि सर हमें आयतन तो पता है, हम निकाल लेंगे, हमें ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालनी नहीं आती। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या को आप कैसे निकालोगे? तो जैसे मोलरता, मोलों की संख्या होती है ना ग्राम में भार बटे अणुभार, ऐसे ही ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है ग्राम में भार बटे तुल्यांक के भार, बस इतना सा फर्क है। यहाँ पर अणुभार से भाग नहीं देना है, यहाँ तुल्यांक के भार से भाग देना है। तो जैसे मैं कहूँ आपसे कि बेटा निकालो ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तो आप निकालोगे ऐसे, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे में, वो होता है भार बटे अणुभार, और ये होता है भार बटे तुल्यांकी भार। ये इन दोनों में फर्क है। देखो मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या होता है, विलेय का भार बटे में अणुभार, और यहाँ अणुभार की जगह तुल्यांकी भार आ जाएगा। अणुभार से डिवाइड करोगे तो मोलों की संख्या आ जाएगा, और तुल्यांकी भार से डिवाइड करोगे तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या आ जाएगा। अब आप कहोगे सर तुल्यांकी भार क्या होता है? तो तुल्यांकी भार, जैसे मान लो मेरे पास कोई अम्ल है H2SO4, तो अम्ल का तुल्यांकी भार जैसे कि H2SO4 है, तो अणुभार से ही निकलता है तुल्यांकी भार भी। तो जैसे मान लो H2SO4 का निकालना है, तो H2SO4 का अणुभार उसको डिवाइड कर देना जिसमें उतने H+ आयन है। H+ आयन को बोलते हैं हम उसकी क्षारकता, क्षारकता। अब जैसे H2SO4 का अणुभार होता है 98, और इसमें हाइड्रोजन आयन होते हैं 2, ये इसकी क्षारकता है, तो इसका तुल्यांक भार हो जाएगा 49। ठीक, ऐसे ही तुल्यांक भार निकालेंगे अब सबके। जैसे मान लो अब
पेपर में आ जाए HCl का तुल्यांकी भार, तो HCl का अगर तुल्यांकी भार निकलवाने को आ जाए तो इसका अणुभार हो जाएगा 36.5। क्यों? एक तो हाइड्रोजन का होता है, क्लोरीन का होता है 35.5, और H प्लस आयन कितने प्रोड्यूस होंगे सॉल्यूशन में? 1। इसकी क्षारकता हो गई 1, तो इसका तुल्यांकी भार भी होता है 36.5। जैसे मान लो आपको निकालना है HNO3 का तुल्यांकी भार, तो इसका अणुभार होता है 63, हाइड्रोजन 1 होते हैं तो कितना आ जाएगा 63। तो ये है तुल्यांकी भार। तो ये तो अम्ल का बताया मैंने। जैसे मान लो आ जाए क्षार का तुल्यांकी भार, बताओ क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकालोगे? तो क्षार का तुल्यांकी भार, तो क्षार का तुल्यांकी भार, तो क्षार का तुल्यांकी भार बराबर क्षार का अणुभार, जो भी उसका अणुभार होगा बट उसकी अम्लता से भाग कर देना, और अम्लता होती है नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिलिक आयंस, और क्षारकता होती है नंबर ऑफ H प्लस आयंस। अब जैसे HCl को डिसॉल्व करूँगा तो ये प्रोड्यूस करेगा H प्लस Cl माइनस, तो 1 हो जाएगी। HNO3 प्रोड्यूस करेगा H प्लस NO3 माइनस, 1 हो जाएगी। H2SO4 को वाटर में डिसॉल्व करूँगा तो ये 2 हाइड्रोजन आयन बनाएगा और एक सल्फेट आयन बनाएगा, तो ये इसकी क्षारकता 2 हो जाती है। अब जैसे निकालना हो तो मैं NaOH का तुल्यांकी भार, तो NaOH का अणुभार होता है 40, और OH आयन कितने आ जाएंगे सॉल्यूशन में? 1, 40 हो जाएगा। अब जैसे मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आ जाए तो 40 और 32 ये आ जाएगा 74, हाइड्रोक्सिलिक आयंस कितने होंगे? 2, तो इसका तुल्यांकी भार आ जाएगा 37। तो ये हो गया हमारा क्षार का तुल्यांकी भार। ठीक, एक चीज़ और बची बस, लवण का तुल्यांकी भार। तो अगर लवण का तुल्यांकी भार निकालना हो तो लवण के अणुभार को भाग कर देना उसके अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज से, डिवाइडेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। अब जैसे मेरे पास है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार, तो Na2CO3 का अणुभार कितना होता है? 106 होता है। निकाल के देख लेना चाहे। कैसे पता चला? 2 है इसमें सोडियम, सोडियम को होता है 23 प्लस कार्बन है का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन इसमें 3 है, ऑक्सीजन को होता है 16, मल्टीप्लाई करके जोड़ लेना, ये आ जाएगा 106। अब जब इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये बनाएगा 2 सोडियम आयन बनाएगा और एक कार्बोनेट आयन, तो दोनों पे जो चार्ज है टोटल 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव है, तो किसी एक से डिवाइड कर देना बस, 53। मान लो आपको दे दिया स्क्रैच मार रखे किसी बच्चे ने। अब मैं जैसे चला जाता हूँ छोड़ के, लग गए होंगे इस पर। यहाँ छोटे बच्चों की क्लास बंद करवानी पड़ेगी, क्लास बाहर करवाएंगे। पूरा भाई स्टूडियो सेटअप किया है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके ये सब आपके लिए तैयार किया है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करके। एक दिन में नहीं हुआ, ये सालों लगे हैं इसे तैयार करने में। ये जो बोर्ड है ये 2, 4, 10, 5 हज़ार का नहीं है, 2-3 लाख का आता है। ठीक है, उसके बाद लाइटनिंग, उसके बाद कैमरा, माइक, फैन, स्टूडियो सेटअप पूरा, चैनल, उसकी ग्रोथ, बहुत कुछ, बहुत काम होता है, एडिटिंग, बहुत काम होता है भाई, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल। इतना ईजी नहीं होता इसे चलाना। आप जिस टाइम खुद करोगे आपको पता चलेगा, या देखोगे मुझे उस टाइम पता चल जाएगा। तो यार थोड़ा सा अपना सपोर्ट बना के रखो, ठीक है, मेहनत करो, जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ ऐसे आप पढ़ाई में मेहनत करो। तो कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार होता है 100, 2 से डिवाइड कर देना है तो 50 आ जाएगा इसका तुल्यांकी भार। तो अब आ गया हमें तुल्यांकी भार निकालना। अब इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे पेपर में? क्वेश्चन देखो,
4.9 ग्राम H2SO4 को जल में मिलाकर 250 ml विलयन तैयार किया जाता है। नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो भैया देखो H2SO4 का तुल्यांकीय भार कितना होता है, अभी अभी पीछे कराया था मैंने, अणुभार बटे क्षारकता 98/2 49। ठीक, H2SO4 की मात्रा कितनी दे रखी है, H2SO4 की मात्रा दे रखी है 4.9 ग्राम। विलयन का आयतन कितना दे रखा है, विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन दे रखा है इन्होंने 250 ml, 250 ml। पूछा क्या है, नॉर्मलता बताओ। कर भाई, देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है नॉर्मलता का फॉर्मूला, तो नॉर्मलता होता है विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन वो भी लीटर में। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या भार बटे अणुभार, तुल्यांकी भार, तो भार कितना है 4.9 ग्राम, तुल्यांकी भार कितना है 49। ठीक है, डिवाइड कर दो, आयतन कितना है 250 ml, लीटर में कन्वर्ट करो इसे 1000 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 4.9 मल्टीप्लाइड 1000 डिवाइडेड बाय 49 इंटू 250, 4 आ गया ये। ठीक है, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 आ जाएगा, 49 से 49 कैंसिल, 4/10 0.4। अब ये 0.4 n लिख देते हैं नॉर्मलता के लिए, या इसकी यूनिट होती है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ये हो गई नॉर्मलता। रात से पढ़ाते पढ़ाते सुबह हो गई, 12 बजे से पढ़ा रहा था, पहले इंग्लिश मीडियम की 12th की बनाई, फिर 11th की बनाई, अब यूपी बोर्ड की बना रहा हूँ हिंदी मीडियम की। 6 बज गया, अब स्कूल जाने का टाइम हो गया। भाई मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, गरीबी से उठ कर आए हैं। 7th पॉइंट, मोल प्रभाज। इसका जो दूसरा नाम है वो है मोल अंश, मोल अंश। तो ये क्या होता है, किसी विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज, किसी घटक का मोल प्रभाज किसी विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज उसमें उपस्थित उस घटक के मोलों की संख्या
उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या, और कुल मोलों की संख्या का मतलब होता है विलयन के मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। जैसे मुझे निकालना है, मेरे पास मान लो आप अब समझ जाओगे। ये मेरे पास एक विलयन है और इस विलयन में दो चीज़ें हैं। दो चीज़ कौन कौन सी हैं इसके अंदर भाई? एक तो है इसके अंदर विलायक, विलायक है हरे वाले पार्टिकल्स, विलेय है ये सफ़ेद वाले पार्टिकल्स। तो विलायक का मोल प्रभाज अगर मुझे निकालना हो तो विलायक का मोल प्रभाज, तो विलायक का मोल प्रभाज क्या आ जाएगा? बराबर विलायक के मोलों की संख्या, जिसका मोल प्रभाज निकालना हो उसके मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। अब विलायक के मोलों की संख्या को डिवाइड कर देना है विलयन के मोलों की संख्या से, विलयन के मोलों की संख्या। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि मेरे प्यारे बच्चों आप ये बता दो कि इसके मोलों की संख्या कितनी है, तो मैं विलायक के मोलों की संख्या N1 मान लेता हूँ और विलेय के मोलों की संख्या मान लेता हूँ N2। तो विलायक का मोल प्रभाज होता है X1 = विलायक के मोलों की संख्या N1 अपॉन N1 प्लस N2। ये होता है विलायक का मोल प्रभाज का फॉर्मूला। और अगर विलेय का निकालना हो, विलेय के मोलों की मोल प्रभाज बराबर, तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या कितनी है? N2। 2 यूज करते हैं हम विलेय के लिए और 1 यूज करते हैं विलायक के लिए, अपॉन कुल मोलों की संख्या N1 प्लस N2। ये फॉर्मूला आ गया विलेय के मोल प्रभाज। तो दोनों का जो जोड़ होता है वो हमेशा 1 होता है। अगर आपने एक निकाल लिया तो दूसरे को 1 में से सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हो, 1 माइनस X1। तो ये है मोल प्रभाज। अब इसका क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मान लो क्वेश्चन ये है, नब्बे ग्राम जल में 0.1 या 0.32 ग्राम मेथेनॉल है, और मेथेनॉल का जो फॉर्मूला है वो होता है CH3OH। तो इनका मोल प्रभाज निकालो। तो जल तथा मेथेनॉल का मोल प्रभाज बताओ, जल तथा मेथेनॉल का मोल प्रभाज बताओ। तो देखो भाई, जल के मोलों की संख्या क्या आ जाएगी? जल के मोलों की संख्या, तो जल के मोलों की संख्या होती है जल का भार बटे अणुभार 90। अणुभार कितना होता है जल का? 18। 5 आ गई। मेथेनॉल के मोलों की संख्या, भार कितना है? 0.32 और इसका अणुभार आ जाएगा मेथेनॉल का 32। तो इसको तुम डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.01। ठीक, तो ये तो हुआ N1 और ये हुआ N2। तो मुझे तो निकालना है X1 और X2। तो X1 कैसे निकालूंगा? N1 को डिवाइड करके N1 प्लस N2 से। N1 कितना है? 5। N1 प्लस N2 5 प्लस 0.01, तो ये आ जाएगा 5/5.01। पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 2 0 आ जाएगी। तो X1 आ जाएगा 500/501। तो X1, अब X2 कैसे निकालोगे? 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देना 500/501। तो ये आ जाएगा एलसीएम 501 माइनस 501, तो ये आ जाएगा X2, दूसरे का मोल प्रभाज। इसको वैसे भी निकाल सकते हो आप अलग से।
x2 इजकल टू क्या होता है n2 अपॉन n1 प्लस n2, n2 की वैल्यू 0.01 और n1 प्लस n2 5.01, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 1/501, ये आ गया मेथेनॉल का मोल प्रभाव। जिसका मतलब पता है क्या है कि पूरे मोलों की संख्या विलियन के 501 है, 501 पार्ट है और उसमें एक मोल है मेथेनॉल के, और पूरा विलियन 501 पार्ट है और उसमें 500 पार्ट है जल के। तो ये हुआ मोल प्रभाज। लास्ट आज का, फिर कल नया टॉपिक शुरू करेंगे। कल का जो नया टॉपिक होगा वो होगा विलेयता। विलेयता बहुत ही अच्छा चैप्टर टॉपिक है, ठीक है, विलेयता। तो अब आ जाओ आप लास्ट पीपीएम। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन से याद आया भाई, सब्सक्राइब कर देना चैनल, शेयर कर देना, अपने भाई को सपोर्ट करो। आपके भाई बहुत प्यार करते हैं आपसे, आपके सर बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके साथ। तो इसका मतलब होता है प्रति 10 लाख पार्ट्स, प्रति 10 मिलियन का मतलब लाख, प्रति 10 लाख भाग लिख लो, प्रति 10 लाख भाग में उपस्थित। अब किसके प्रति 10 लाख भाग? विलियन के। तो विलियन के प्रति 10 लाख भाग, विलियन के प्रति 10 लाख भाग, तो विलियन के प्रति 10 लाख भाग में उपस्थित विलेय की मात्रा या विलेय के भाग पीपीएम कहलाते हैं, पीपीएम कहते हैं। तो पीपीएम इजकल टू विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा जिसमें होनी चाहिए, विलियन की मात्रा भी उसी में होनी चाहिए, अपॉन विलियन की मात्रा, विलियन की मात्रा, इसको मल्टीप्लाई कर देना 10 लाख से। प्रतिशत में हम 100 से करते थे, यहाँ 10 की घात 6 से मल्टीप्लाई करना है, पीपीएम आ जाएगा। इसका यूज हम जब करते हैं जब विलायक बहुत सारा हो, विलायक में विलेय बहुत थोड़ा सा हो, तो जब इसको यूज करते हैं। जैसा क्वेश्चन में लिख रहा हूँ 25 मिलीग्राम, 25 मिलीग्राम, स्कूल का टाइम हो गया, 25 मिलीग्राम विलेय को 2 किलोग्राम जल में घोला गया है, 2 किलोग्राम जल में घोला गया है। पीपीएम सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो पीपीएम सांद्रता ज्ञात करनी है, तो विलेय कितना है भाई, आंसर कर रहा हूँ मैं अब इसका। विलेय कितना है 25 मिलीग्राम, लेकिन हमें यहाँ पर दोनों चीज़ सेम यूनिट में होनी चाहिए। जैसे किलोग्राम में सभी किलोग्राम में कन्वर्ट करो, या ये मिलीग्राम में है इसे भी मिलीग्राम में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पर मिलीग्राम को मैं ग्राम में ला रहा हूँ, ठीक है, ग्राम में यूज करते हैं हम। तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो ये आ जाएंगे मिलीग्राम ग्राम में 10 की घात -3 ग्राम। विलियन कितना है, तो विलियन का जो भार है, मात्रा है, वो है 2 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो ये आ जाएगा 2000 ग्राम। तो पीपीएम सांद्रता कैसे निकालोगे, तो पीपीएम सांद्रता बराबर विलेय 25 × 10⁻³ विलायक विलियन 2000 × 10⁻⁶, ठीक है। 3 0 से इसकी 3 0 कम हो जाएगी, यहाँ 10 की घात 3 बचेगी, फिर 10 की घात 3, इस 10 की घात 3 से कट जाएंगी, ये बचेगा 25/2, ये बचेगा 12.5 पीपीएम। इसका मतलब ये है 12, अगर पूरा का पूरा विलियन 10 लाख ग्राम है, अगर पूरा का पूरा विलियन, ये पूरा का पूरा विलियन कितना है 10 लाख ग्राम, अब इसके अंदर जो विलेय है वो है केवल 12.5 ग्राम, ठीक है। ये है पीपीएम सांद्रता कि विलियन बहुत सारा है और विलेय बहुत थोड़ा सा है, इसे बोलते हैं हम पीपीएम सांद्रता। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं।
आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, बहुत मेहनत के साथ बनाई है। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस कराऊंगा जो लास्ट ईयर आए हुए हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और मेरे पास स्पेशल बैच चलते हैं इसके प्रीवियस ईयर के, ठीक है। तो आप सारी वीडियो देखना बहुत अच्छे से। स्पेशल बैच चलाता हूँ मैं यूपी बोर्ड के लिए, एग्ज़ाम टाइम में भीड़ लगी रहती है, 100 बच्चे होते हैं मेरे पास, ठीक है। तो ये है हमारी पीपीएम सांद्रता, और क्लियर कर लिया हमने सांद्रता वाले सारे टॉपिक। तो आज हमने कर लिया रिवीजन पूरा और सांद्रता ख़त्म भी कर ली। कल स्टार्ट करेंगे हम विलेयता, उसके बाद करेंगे हम वाष्पदाब, उसके बाद करेंगे हम अणुसंख्या गुणधर्म, उसके बाद चैप्टर हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। तो चलिए बेटा मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।